देखो कल हम टैक्स सिस्टम को समझ रहे थे कि कर क्या होता है, कर कितने प्रकार के होते हैं, कर प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है और एक अच्छी कर प्रणाली का क्या विशेषताएं होती हैं। इतनी सारी बातों को अपन ने देखा था। अब हमको इसमें ये देखना है भारत में टैक्स सिस्टम कैसा है या भारतीय टैक्स प्रणाली, भारतीय कर संरचना, इसकी क्या विशेषताएं हैं। क्या भारतीय कर संरचना वैश्विक कर संरचना जैसी है या इसकी कुछ यूनिक विशेषताएं हैं, ये सारी अपन को चीजें देखना है। मतलब भारतीय कर प्रणाली, भारतीय कर प्रणाली, इंडियन टैक्स सिस्टम, इंडियन टैक्स सिस्टम क्या यूनिकनेस है इंडियन टैक्स सिस्टम में, वो हमको समझना है। देखो जब भारतीय कर प्रणाली की बात करते हैं तो भारतीय कर प्रणाली दरअसल दो हिस्सों में इसको हम बांटते हैं। दो हिस्सों में क्या बांटते हैं, एक तो हम ये देखते हैं कर के प्रकार, कितने प्रकार के कर भारत में आरोपित होते हैं, और दूसरा हिस्सा ये देखेंगे कि कौन सा कर कौन सी अथॉरिटी इंपोज करती है अधिकार क्षेत्र के आधार पर, अधिकार क्षेत्र के आधार पर, अधिकार क्षेत्र के आधार पर कौन कर का आरोपण करता है और कितने प्रकार के। तो देखो कर की जहां तक बात है, भारत में केवल दो ही प्रकार के कर हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है ना, जो कल अपन ने देखा था ना, वही, इसमें कुछ अलग से नहीं है। कोई दो प्रकार के कर हैं, जितने भी कर बहुत सारे हैं लेकिन सबको दो कैटेगरी में ही बांटते हैं, एक को डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अधिकार क्षेत्र के आधार पर भारत में कर लगाने और वसूलने यहां पर तीन प्राधिकारी दिए गए हैं। एक है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, नगरपालिका और ग्राम पंचायत। तीन टाइप की संस्थाएं हमको दिखाई देती हैं जो कर वसूलती है। लेकिन एक चीज याद रखो, भारत में कर लगाने का अधिकार, किसी नए कर को इंपोज करना और कर को हटाना, ये अधिकार केवल संसद के पास है। संसद, यदि आपको कोई नया कर लगाना है या किसी पुराने कर को हटाना है, कोई भी काम होगा कहां से, संसद से। संसद को ही मतलब देखो, संसद ने ही अधिनियम बनाया है और उसी अधिनियम के तहत केंद्र सरकार कर की वसूली करती है, राज्य सरकार कुछ कर की वसूली करती है और स्थानीय सरकार कुछ कर की वसूली करती है। भारत में ये है हमारा टैक्स स्ट्रक्चर। दो टाइप के ही कर हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। अब देखो हमको इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं और भारत में लगने वाले कुछ प्रमुख प्रत्यक्ष करों का उदाहरण दीजिए, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं और भारत में लगने वाले प्रमुख अप्रत्यक्ष करों का उदाहरण दीजिए। इस साइड वाले सेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, केंद्र सरकार द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले करों पर टिप्पणी लिखिए। या ऐसा पूछ सकता है, केंद्र सरकार कौन कौन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को लगाती है। या तो केवल डायरेक्ट पूछ लेगा या केवल इनडायरेक्ट पूछ लेगा, दोनों ही स्थिति, मतलब देखो दो ही हिस्से हैं भारतीय कर प्रणाली के। अब हम दोनों स्थितियों में देखें, जैसे कर के प्रकार, प्रत्यक्ष कर, तो प्रत्यक्ष कर के कुछ प्रकारों को तो कल हमने जो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा देखी थी, उसमें ही थोड़े से क्या है,
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बारे में, उनका नाम तो हमने कुछ जान ही लिया था। जैसे प्रत्यक्ष कर में सबसे मेन क्या है? आयकर। आयकर, दूसरा निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, उपहार कर, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, फ्रिंज लाभ कर, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रतिभूति विनिमय कर। प्रतिभूति विनिमय कर। और एक है पूंजीगत लाभ कर, कैपिटल गेन टैक्स। पूंजीगत लाभ कर, कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, ये भारत में कुछ लगने वाले प्रत्यक्ष करों के उदाहरण हैं। अब देखो, 3 नंबर में कोई भी कर पूछ सकता है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स बताइए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बताइए, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, इसकी अवधारणा बताइए। 3 नंबर में पूछ सकता है। इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि पर्टिकुलर कोई टैक्स के संदर्भ में पूछ ले। यदि वो फिर बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो फिर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के संदर्भ में पूछेगा और उससे कोरिलेट करते हुए पूछेगा। तो आपको बस परिभाषा के रूप में पता होना चाहिए कि ये टैक्स कौन कौन से हैं और इनको लगाते कैसे हैं और क्या, मतलब केवल आपको परिभाषा के तौर पर पता होना चाहिए कि आयकर क्या है। बात खत्म हो गई अपने लिए। निगम कर क्या है? तो देखो, आयकर का तो मैंने कल ही बताया था कि आयकर भारत का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कर है और ये एक प्रगतिशील कर है। क्यों? क्योंकि इसमें आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी बढ़ते जाती है। बताया ना था कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, फिर 10% है, फिर 20% है, फिर 30% है। लेकिन एक सीमा के बाद जाकर ये प्रगतिशील कर व्यवस्था भी अनुपातिक टाइप की हो जाती है कि उसमें फिर क्या है, कर की दर में वृद्धि नहीं होती है। तो आयकर के संदर्भ में अपने लिए इतना ही काम का है कि क्या है, ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। ये व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। व्यक्ति की, अब वो आय किसी भी स्रोत से हो, चाहे उसको सैलरी के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में उसको आय हो, आयकर व्यक्ति की आय पर लगाया और वसूला जाता है। और ये केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। केंद्र सरकार आयकर लगाती है और आयकर की वसूली भी केंद्र सरकार ही करती है। और इसके लिए सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 बनाया हुआ है। बस इतना काम का है हमारे लिए। ठीक है, दूसरा है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। निगम कर क्या है? कंपनियों के लाभ पर लगता है। ये कंपनियों के लाभ पर लगने वाले कर को निगम कर कहते हैं। केंद्र सरकार ही लगाती है, केंद्र सरकार ही वसूलती है। ठीक है ना? और ये निगम कर भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। निगम कर भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, अभी इसका रेट शायद 22% है, कम कर दिया गया है। ये एक समय 30% हुआ करता था निगम कर। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके लाभ पर लगता था 30%, इसको घटा के 25 कर दिया गया। अभी शायद 20-22% के आसपास है निगम कर, और सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है निगम कर। और देखो, कंपनी चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, निगम कर सबको देना पड़ता है। निगम कर सबको देना पड़ता है, जैसे आयकर सबको देना पड़ता है। यदि आयकर, यदि किसी व्यक्ति को आयकर में छूट दी जाती है तो उसका स्पष्ट उल्लेख रहता है आयकर अधिनियम में। जैसे उन्होंने कहा कि
राष्ट्रपति की आयकर अधिनियम 1961 के तहत छूट दी गई है, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। या फिर कोई भी आपको उसमें उल्लेख करना पड़ेगा कि किसकी आय पर हम टैक्स नहीं लगाते, नेताओं की आय पर टैक्स फ्री किया, और बहुत सारे लोग हैं। अपने उसको आपको केवल 3 नंबर पे पता होना चाहिए, आयकर लगा कौन रहा है, कितनी उसकी दर है, क्या उसकी स्थिति है, बात खत्म है। निगम कर ये भी केंद्र सरकार ही लगा रही है, केंद्र सरकार ही वसूल रही है, राज्य सरकार का इसमें कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं। तो देखो एक साथ आपकी दो चीज लिख रही है, आपको ये भी पता चल रहा है कि केंद्र सरकार के कर कौन कौन से हैं, आयकर हो गया और निगम कर हो गया। मतलब देखो कोई भी कर में आपको 3 लाइन तो केवल पूछेगी, 3 नंबर के क्वेश्चन यदि आएगा तो आपको एक तो यही पता होना चाहिए कि वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, फिर उसको वो केंद्र सरकार का कर है या राज्य सरकार का कर है। 2 पॉइंट तो यही हो गए। अब आप तीसरा पॉइंट लिखने के लिए बचे हो कि क्या लिख सकते हो, वो आपके ऊपर। फिर तीसरा कर है संपत्ति कर। संपत्ति कर, संपत्ति कर क्या होती है, नाम से ही है कि संपत्ति से कमाए हुए लाभ पर लगने वाला कर। संपत्ति से कमाए हुए लाभ पर लगने वाला कर। संपत्ति से हुए लाभ पर जो कर लगता है उसको संपत्ति कर कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो संपत्ति कर है, ये संपत्ति कर राज्य सरकार का है। संपत्ति कर है डायरेक्ट टैक्स, लेकिन किसका है, राज्य सरकार का। क्योंकि देखो आपको 3 नंबर में यही पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष करों के नाम लिखिए, या फिर केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष करों के नाम लिख लिए, राज्य सरकार के प्रत्यक्ष करों के नाम लिखिए, राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष करों के नाम लिखिए, आपको दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका संपत्ति का। बाजार मूल्य के हिसाब से लगता है, इतने ही अपने काम का है। फिर है उपहार कर। उपहार कर क्या होता है, ये दरअसल क्या है, यदि कोई व्यक्ति आपको 50,000 रुपए से ज्यादा का उपहार देगा, 50,000 से ज्यादा का उपहार गिफ्ट मिलेगा, तो सरकार को आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ये 50,000 से आपको यदि ज्यादा का गिफ्ट मिल रहा है तो ये व्यक्ति की आय कर में जोड़ दिया जाएगा, व्यक्ति की आय में जोड़ दिया जाएगा। भाई जैसे आपने बताया कि साल भर में मेरी आय 10 लाख रुपए है, और बताया कि 1 लाख रुपए आपको कहां से मिला है, 1 लाख रुपए गिफ्ट के रूप में मिला है, कहीं से भी मिला है कि उन्होंने कहा कि बड़े भाई ने दिया है जो भी। तो 50,000 तक की तो छूट है, पहले 25,000 तक की छूट थी, लेकिन अब उस छूट को बढ़ा के करके 50,000 तक कर दिया गया है। तो उसको आपकी व्यक्ति की आय में जोड़ लिया जाता है। इसलिए अब क्या है, वर्तमान में इसका डायरेक्ट उल्लेख नहीं मिलता है हमको। आयकर में एक अलग लाइन के रूप में लिखा रहता है कि उपहार के रूप में इस व्यक्ति को साल भर में कितनी आय हुई है, उपहार के रूप में इस व्यक्ति को कितनी आय हुई है। यदि आय 50,000 से कम है तो वो आपकी आय में शामिल नहीं होगा, उसमें लिखा होगा भाई इतनी आय 45,000 49,000 है, बात खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही 50,000 से ऊपर जाएगा आयकर में उसकी राशि में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो वर्तमान में ये आयकर के अधीन आ गया है। तो उपहार कर भी जब देखो आयकर के अधीन आ गया तो एक प्रकार का केंद्र सरकार का ही कर हो गया है, राज्य सरकार का इसमें कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं। फिर एक है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, फ्रिंज लाभ कर। ये फ्रिंज लाभ कर वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, 2009 से इसको समाप्त कर दिया गया है। ये दरअसल क्या है, आपको यदि कोई अतिरिक्त सुविधा मिलती है, अतिरिक्त सुविधा, या आपकी कोई अतिरिक्त आय होती है किसी अन्य स्रोत से,
जैसे आपको कोई मनोरंजन, उपहार, रिटायरमेंट के समय आपको प्रोविडेंट फंड के रूप में एक मुश्त राशि मिली, आपको इस टाइप की कुछ अतिरिक्त राशि मिलती है तो उस पर फ्रिंज बेनिफिट टैक्स मिलता है। लेकिन आपको बताया ना, ये 2009 से समाप्त कर दिया गया है। तो अब इसका उल्लेख आप नहीं भी करोगे तो ठीक है, क्योंकि अब तो ये समाप्त हो गया है। फिर है इसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रतिभूति विनिमय कर। प्रतिभूति, सिक्योरिटी, कौन सी सिक्योरिटी? ये शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। आपने किसी कंपनी का शेयर 1000 रुपए में खरीदा था, उस शेयर की कीमत हो गई 1100 रुपए, आपने उसको बेच दिया, आपको 100 रुपए का लाभ हुआ, तो सरकार कहेगी इस पर हमको टैक्स चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज से वसूला जाता है। शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड के खरीदने और बेचने पर जो लाभ होता है उस पर टैक्स लगाते हैं। घाटा होगा वो तुम्हारा है, लेकिन सरकार कहेगी लाभ हुआ है तो उसमें से एक हिस्सा हमको चाहिए। ये है आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये भी केंद्र सरकार का ही है, राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें। फिर है पूंजीगत लाभ कर, कैपिटल गेन टैक्स। पूंजीगत, कैपिटल गेन टैक्स, यदि आपको कोई पूंजीगत वस्तु के बेचने से यदि लाभ हुआ है, पूंजीगत वस्तु कुछ भी हो सकती है, आपके पास सोना रखा था आपने उसको बेच दिया, आपका घर था आपने उसको बेच दिया, आपकी जमीन थी आपने उसको बेच दिया, आपका शेयर था, शेयर आपने बेच दिया, ये सब पर जो आपको लाभ होगा उस पर जो टैक्स लगता है उसको पूंजीगत लाभ कर या कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। अब देखो, इधर भी शेयर पे लग रहा है, इधर भी शेयर पे लग रहा है, लेकिन दोनों में जगह लगने का तरीके में अंतर होता है। तो पूंजीगत लाभ कर में तो आपको बस इतना लिखना है कि पूंजी जो लाभ पूंजी के ट्रांजेक्शन से या पूंजी के खरीदने या बेचने से जो लाभ होता है उस पर जो टैक्स लगता है उसको पूंजीगत लाभ कर कहते हैं। ये पूंजीगत लाभ कर क्या है, दो टाइप का लगाया जाता है। पूंजीगत लाभ कर दो प्रकार का लगाया जाता है, एक को कहते हैं अल्पकालीन और एक होता है दीर्घकालीन। अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन में क्या है कि यदि कोई वित्तीय परिसंपत्ति 36 माह से एक वर्ष से लेके 36 माह के बीच यदि उसका ट्रांजेक्शन हो गया हो, मतलब किसी व्यक्ति के पास हो और एक वर्ष से 36 माह मतलब लगभग 3 साल, 1 से 3 साल के बीच उसने खरीद बेच लिया है, तो वो अल्पकालिक कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स उस पर लगेगा। और यदि कोई संपत्ति 36 माह से अधिक या एक वर्ष से अधिक के लिए है, देखो इसमें दरअसल क्या है, जो एक वर्ष और 36 माह है दोनों दरअसल अलग अलग कैटेगरी के लिए बताई गई है। जैसे आपने यदि कोई शेयर है उसकी गणना की जाएगी एक वर्ष। यदि आपके पास कोई शेयर, प्रतिभूति, बॉन्ड, डिबेंचर एक वर्ष से कम के लिए आपके पास है तो आपको अल्पकालिक कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यदि वो शेयर आपने एक साल से अधिक के लिए रखा है और फिर आपने बेचा है तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने भूमि, संपत्ति, आपका भवन वो आपके पास 36 माह से है, मतलब आपने उसकी ऑनरशिप लगभग 36 माह से रखी है और फिर 36 माह के अंदर 3 साल के अंदर अंदर उसका क्रय विक्रय कर दिया है और उस पर जो लाभ हो रहा है उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और 36 माह से यदि ज्यादा है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। दोनों की दरें अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। तो देखो ये कुछ प्रत्यक्ष कर हैं। तो देखो यहां पर आपने जो प्रत्यक्ष कर देखे हैं इसमें देखो राज्य सरकार का केवल हमको एक संपत्ति कर दिखाई दिया, बाकी सारे के सारे कर क्या है, केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं। तो देखो दोनों चीज तुमको पता हो गई, प्रत्यक्ष कर कौन से हैं उनकी परिभाषा और केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर कौन से हैं। फिर आते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स पर। इनडायरेक्ट टैक्स पर
इनडायरेक्ट टैक्स कल ही बताया था कि जिसमें कर संपात और कर संघात बिंदु अलग अलग होते हैं, मतलब कर किसी और पर लगाया जाता है और कर का जो भुगतान है वो कोई और व्यक्ति करता है, मतलब टैक्स जो कर संपात और कर संघात दोनों बिंदु अलग अलग होते हैं, ऐसे कर को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब भारत के प्रमुख अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं, कौन से राज्य सरकार के हैं, कौन से केंद्र सरकार के हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ज्यादातर अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके जीएसटी में समाहित कर दिया गया है। मतलब यदि आज की हम स्थिति में देखें तो अप्रत्यक्ष करों की संख्या बहुत कम हो गई है। एक कंप्रहेंसिव टैक्स लग रहा है जीएसटी, बस। बाकी लगभग लगभग अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत कर दिया गया है। लेकिन फिर भी आपको कुछ नाम तो पता होने चाहिए अप्रत्यक्ष कर। एक होता है सीमा शुल्क, सीमा शुल्क नाम से स्पष्ट है कि कोई वस्तु देश की सीमा के अंदर या बाहर आएगी तो उन वस्तुओं पर कर लगाया जाता है। आयात और निर्यात पर लगता है, सीधी बात है। आयात पर लगेगा तो उसको आयात शुल्क कहेंगे, निर्यात पर लगेगा तो उसको निर्यात शुल्क कहेंगे। और इसकी ये भी केंद्र सरकार का ही कर है, ये केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है, केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा? सीमा शुल्क। इसके लिए अलग से एक विभाग है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, जिसको कहते हैं केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार ही वसूलती है, राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें। दूसरा, ये अभी भी चालू है और ये खत्म नहीं हुआ है। दूसरा है सेवा कर, सर्विस टैक्स। इसको जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। ये तो पहले क्या है, सेवाओं पर लगता था। सेवाओं पर, आप बैंकिंग सेवा ले रहे हो, आप एजुकेशनल सेवा ले रहे हो, आप हेल्थ केयर सेवा ले रहे हो, आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, मूवी देख रहे हो, सब पे क्या है, सेल्स टैक्स लगता था। लेकिन इसको भी जीएसटी में समाहित कर दिया गया है। तो अब तो मुश्किल पूछेगा ये कि सेवा कर क्या होता है, क्योंकि वो है ही नहीं तो क्या पूछेगा। बाकी पूछेगा तो पता है सेवाओं पर लगने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है जो केंद्र सरकार लगाती है, बात खत्म हो गई। फिर एक होता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। नाम ही है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। देश के अंदर यदि किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो उस उत्पादन पर जो केंद्र सरकार कर लगाती है उसको केंद्रीय उत्पाद शुल्क कहते हैं, उसको केंद्रीय उत्पाद शुल्क कहते हैं। अब देखो, राज्य सरकारों का भी अपना राज्य उत्पाद शुल्क होता है, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। ज्यादातर वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो राज्यों को दी गई हैं। कौन कौन सी? जैसे शराब, राज्य सरकार एक्साइज ड्यूटी वसूलती। तंबाकू, गांजा, ये सब चीजों पर राज्य सरकार उत्पाद शुल्क की वसूली करती है। बाकी अन्य चीजों पर क्या है, केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क की वसूली करती है। फिर एक होता था सेल्स टैक्स, ये तो समाप्त हो गया है। बिक्री कर, बिक्री कर को हटा के वैट लाया गया था और वैट को हटा के जीएसटी लाया गया। बिक्री कर होता था पहले, वस्तुओं की बिक्री पर क्या है, सेल्स टैक्स लगता था। सेल्स टैक्स को समाप्त करके सेल्स टैक्स का नाम बदलकर वैट लाया गया और फिर वैट को भी हटा के जीएसटी लाया गया। ठीक है, तो ये कुछ अप्रत्यक्ष कर हैं। अप्रत्यक्ष करों की संख्या देखो बताया ज्यादा नहीं बची, क्योंकि क्या है, जीएसटी ने बहुत सारे अप्रत्यक्ष करों को विस्थापित कर दिया। जैसे अभी देखो, जैसे ये है ना, ऐसे ही एक मनोरंजन कर लगता था, मनोरंजन कर। आप टॉकीज में पिक्चर देखने जाते थे
तो उस पर सरकार इंटरटेनमेंट टैक्स लगाती थी और ये राज्य सरकार का कर था। ये सेल्स टैक्स भी राज्य सरकार का हुआ करता था, ये मनोरंजन टैक्स भी राज्य सरकार का हुआ करता था। एक विलासिता कर लगाती थी सरकार, लग्जरी टैक्स, विलासी वस्तुओं पर विलासिता कर, इसको भी जीएसटी में समाहित कर दिया गया है। ये सब अप्रत्यक्ष कर थे। विज्ञापनों पर कर लगता था और भी बहुत सारे कर थे। इनमें से ज्यादातर करों को क्या है, राज्य सरकारों के करों को जीएसटी के अंदर समाहित कर दिया गया है। इसलिए कह रहा हूं कि वर्तमान में जो मेन अप्रत्यक्ष कर है वो जीएसटी बचा, बाकी सारे करों को जीएसटी में ही समाहित कर दिया गया है। वस्तु कोई भी से करों को और सेवा करों को भी जीएसटी में ही समाहित कर दिया गया है। तो देखो ये आपके केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हो गए, राज्य सरकार के हो गए, और प्रत्यक्ष कर कौन से हैं भारत में और अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं। बाकी देखो स्थानीय टैक्स, स्थानीय टैक्स के नाम पे भारत में ज्यादा कुछ है नहीं। हमने जो लोकल गवर्नमेंटों को, जो ग्राम पंचायत है, नगर पालिकाएं हैं, इनको टैक्स लगाने के नाम पे ज्यादा कोई अधिकार दिए नहीं। जो पूरे अधिकार क्या है वो या तो केंद्र सरकार के पास है या राज्य सरकार के पास है। जो स्थानीय निकाय हैं उनको ज्यादा कोई वसूलने का अधिकार है नहीं। नगर पालिका है तो वो प्रॉपर्टी टैक्स वसूल लेती है, ग्राम पंचायत तो वो भी नहीं वसूल पाती है। बाकी उनपे जो कर है कि भाई तुम अपने हिसाब से बाजार पर टैक्स लगा लो, लोकल शमशान पे टैक्स लगा लो, ऐसे फालतू के टैक्स है जिनका कोई औचित्य नहीं है। तो ले देके हम तो ये कह रहे हैं कि जो टैक्स सिस्टम है वो क्या है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हाथ में है। और जीएसटी आने के बाद तो राज्य सरकार और कमजोर हो गई है। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की चर्चा है। अब थोड़ा सा देखो इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में थोड़ी सी चर्चा और करनी है। किस बात की, अभी हमको देखो जीएसटी पढ़ना है थोड़ा सा, इसलिए जीएसटी को कुछ लिखा नहीं है। जीएसटी पे तो अपन को शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। हालांकि अब तो जीएसटी भी पुराना हो गया है, लेकिन अब पुराना का टैक्स में सबसे नया वही है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो प्रत्यक्ष कर होता है, इस प्रत्यक्ष कर के लाभ या गुण पूछ सकता है और दोष। डायरेक्ट टैक्स के लाभ हानि, इनडायरेक्ट टैक्स के लाभ हानि, लाभ या गुण और दोष। ठीक है ना, वो 5 नंबर भी पूछ लेगा कि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, और प्रमुख अप्रत्यक्ष करों को बताते हुए इसके लाभों की चर्चा कीजिए। तो थोड़ा सा क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लाभ हानि देख लेते हैं। देखो प्रत्यक्ष कर में कल ही बताया था, ये क्या है, एक प्रगतिशील कर व्यवस्था है। ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, प्रगतिशील कर व्यवस्था। बताया था ना, जैसे जैसे आय बढ़ेगी कर की दर बढ़ती जाएगी। मतलब अमीर आदमी पर ज्यादा प्रत्यक्ष कर लगता है और गरीब आदमी पर प्रत्यक्ष कर कम लगता है। दूसरा, इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत सरल होती है। प्रक्रिया सरल है। इनकम टैक्स है, साफ लिखा है कि भैया 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख के ऊपर 10% टैक्स है, 10 लाख के ऊपर 20% टैक्स है। तो आपकी आय इतनी है तो आप अपने टैक्स का कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। जबकि देखो इंडायरेक्ट टैक्स की ये बहुत बड़ी कमी है कि इंडायरेक्ट टैक्स में व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि मेरे पे कितना टैक्स है। भाई डायरेक्ट टैक्स में तो पता है ना व्यक्ति को कि मेरी इतनी आय है और मेरे को इतना टैक्स जमा करना है, तो वो कोशिश करेगा कि भैया 10 लाख से ऊपर ना जा पाए या 5 लाख से ऊपर ना जा पाए। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है, तो वो उसकी कमी के रूप में आएगा। ठीक है, तो इसकी एक अच्छी बात क्या है कि ये जो कर है ये बहुत सरल होता है। सरल मतलब क्या है ना कि प्रक्रिया इसकी सरल है। तीसरा क्या है, इसके एकत्रण या वसूली करने में खर्च कम होता है, व्यय कम होता है, व्यय कम होता है।
इसकी वसूली में व्यय कम होता है। डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स, व्यक्ति को पता है, सरकार को पता है आपकी आय कितनी है और आय के हिसाब से आपको टैक्स दे दिया जाएगा। इसमें ज्यादा कोई लफड़े है नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत लफड़ा है, व्यापारी कर चोरी करेगा, फिर उत्पादक से आपको वसूलना है। यहाँ पे तो एक ही व्यक्ति है, जो व्यक्ति की आय हो रही है उस पर टैक्स लग रहा है, तो इसको वसूलने में भी क्या है, थोड़ा खर्चा कम होता है। चौथा, सरकार आवश्यकता अनुसार कर की दरों में बदलाव कर सकती है। बहुत आसान है सरकार के लिए भी बदलाव करना। देखना इनकम टैक्स मिलने का, ठीक है भैया लिमिट को बढ़ा दो, थोड़ा सा छूट के दायरे को घटा दो, बढ़ा, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जो चेंज है वो बहुत सरल और आसान होता है। लेकिन इन करों के कुछ दोष भी, सबसे बड़ा दोष है जो प्रत्यक्ष कर होता है, इसमें लोकप्रियता का अभाव होता है। अब देखो सवाल है कि लोकप्रियता की क्या बात करें, टैक्स भी कोई लोकप्रिय और अलोकप्रिय टैक्स होता है, ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन होता है। क्या होता है, देखो प्रत्यक्ष कर है जिस पे लग रहा है उससे वसूला जा रहा है। व्यक्ति की आय पर टैक्स लग रहा है, व्यक्ति को दिख रहा है कि मेरी आय 8 लाख रुपए है, में से सरकार 10% वसूलेगी, मतलब 80,000 मेरे को टैक्स देना है, तो उसका दिमाग खराब ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है ना कि मेरे को देना है सीधे सीधे। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, व्यक्ति को पता नहीं होता। अब व्यक्ति पिक्चर देखने गया और उसने 200 रुपए की टिकट खरीदी, अब उसको ये थोड़ी मालूम कि इसमें 50% सरकार ने टैक्स लगा के रखा है। वो तो केवल ये सोच रहा है कि टिकट 200 रुपए की है। उन्होंने कहा महंगाई बहुत ज्यादा है। पेट्रोल डलाने गया, उन्होंने कहा कि 110 रुपए लीटर, उसने 110 दे दिया और घर आ गया। वो तो यही कहेगा ना कि पेट्रोल बहुत महंगा है। उसको ये नहीं पता कि उस 110 रुपए में से 55 रुपए तो सरकार ने टैक्स के रूप में लिया है। तो अप्रत्यक्ष में ये लाभ हो जाता है कि लोग उसको, मतलब भला बुरा नहीं कहते, जिससे जीएसटी से आम आदमी परेशान नहीं है, लेकिन आयकर जिन जिन पे लगता है उनका दिमाग खराब होता है। तो इसलिए इसमें एक दोष क्या लिखे हैं कि इसमें लोकप्रियता का अभाव है। दूसरा, ये जो प्रत्यक्ष कर होता है, इस प्रत्यक्ष कर की एक बड़ी सीमा यह है कि इसको आसानी से अवॉइड किया जा सकता है, आसानी से बचा जा सकता है। आसानी से बचा जा सकता है। कैसे आसानी से बचा जा सकता है? आपको केवल अपनी आय तो छुपानी है। आप यदि अपनी आय छुपाने में सफल हो गए, नहीं बताया कि हमको कितना पैसा आया, सरकार भाई देखो सैलरीड पर्सन है तो बात एक अलग है, लेकिन व्यापारी या अन्य सोर्स से आय करने वाले लोग इस आयकर को बहुत आसानी से बचा लेते हैं। जबकि देखो इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत लफड़ा होता है, क्योंकि आजकल तो उसमें इनपुट क्रेडिट भी मिलता है, जीएसटी आ गया है, और उसमें कर की चोरी करना बहुत कठिन है। आपको पूरा कैश ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके आप टैक्स की बचत कर लोगे। और उसमें क्या है, चेन चलती है, इधर ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए क्या है कि इसको आसानी से बचाया जा सकता है। तीसरा, ये जो प्रत्यक्ष कर है ये पूंजी निर्माण में कई बार बाधक होते हैं। पूंजी निर्माण में बाधक होते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण में बाधक कैसे होते हैं कि व्यक्ति जितना ज्यादा कमाएगा सरकार उस पर उतना ज्यादा टैक्स ले रही है। 8 लाख कमाता था तो 80,000 टैक्स लेती है, 12 लाख कमाने लगा तो 1,20,000 नहीं 2 लाख टैक्स ले, 20% टैक्स हो गया। वो 25 लाख कमाने लगा तो सरकार ने कहा 30% टैक्स चाहिए। 1 करोड़ कमाने लगेगा तो सरकार कहेगी टैक्स भी चाहिए और फिर सरचार्ज भी चाहिए। 1 करोड़ कमाया तो 30 लाख रुपए का टैक्स ले लिया, तो उसके पास कैपिटल का फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप उससे सीधे सीधे उसके आय से काट ले रहे हैं। और एक और बता सकते हैं कि ये
उद्यमशीलता को हतोत्साहित करता है, उद्यमशीलता को हतोत्साहित करता है, उद्यमशीलता को हतोत्साहित करता है। उद्यमशीलता को हतोत्साहित करता, कल भी बताया था कि कोई व्यक्ति की आय 4 लाख रुपए है या 5 लाख रुपए है, उसको कोई टैक्स नहीं देना है। अब यदि वो मेहनत करता है और मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाता है, उसने अपनी आय को कर लिया 7 लाख रुपए, अब सरकार कहेगी क्या है, हमको 10% टैक्स दो, तो 7 लाख का 70,000 तो टैक्स हो जाएगा। तो फिर उसको लगेगा कि यार मैं मेहनत क्यों करूं, क्योंकि मैं जैसे जैसे मेहनत करते जाऊंगा मेरी टैक्स स्लैब बढ़ती जाएगी। तो व्यक्ति फिर क्या है, सोचेगा 5 लाख मिल रहे हैं, इसी में जीवन काट लो, कोई मतलब नहीं परेशान होने से, तो कोई जितना ज्यादा कमाऊंगा उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए ना इनकम होगी और ना इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये प्रत्यक्ष करों के कुछ दोष है। इसी टाइप से हमको अप्रत्यक्ष करों का भी देखना है कि अप्रत्यक्ष करों के भी कुछ सकारात्मक और नकारात्मक बिंदु है। जैसे अप्रत्यक्ष करों के पहले लाभों पर चर्चा करते हैं, अप्रत्यक्ष करों के लाभों पर चर्चा करते हैं। पहला लाभ तो क्या है, ये सुविधाजनक होते हैं, और सुविधाजनक किसके दृष्टिकोण से कर रहे हैं, आम जनता के दृष्टिकोण से। आम जनता को क्या मतलब, जीएसटी कौन ले रहा कौन वसूल रहा, उसको तो सामान खरीदा जीएसटी कट गया घर लेके आ गया, अब हमको कोई मतलब नहीं। तो सुविधाजनक है। अब सरकार जाने और व्यापारी जाने, व्यापारिक दृष्टि से देखोगे तो हमने कहा कि यार बहुत लफड़े है इसमें, लेकिन आम जनता की दृष्टि से देखोगे तो सुविधाजनक है, और करदाता को कोई दिक्कत नहीं होती। करदाता तो जनता है ना, अंततः टैक्स किसको भरना है, जनता को भरना है, और जनता को कोई मतलब दिक्कत भी नहीं है और परेशानी भी नहीं है। बताए ना, जीएसटी कितनी सरकार बढ़ा ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स बढ़ाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाती है। दूसरा ये होता है कि इन करों से बचना, इन करों से बचना सामान्यतः कठिन होता है। अब आप दुकान पे सामान लेने गए, तो वो जो सामान दे रहा है वो तो आपको जीएसटी इंक्लूड करके दे रहा है। आपने सामान खरीदा, कहेगा 10% जीएसटी, 10% सीजीएसटी। अब आप कहोगे कि यार जीएसटी मत ले हमसे, तू बिल मत दे, लेकिन आजकल इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनपुट क्रेडिट मिलता है जीएसटी में, तो वो आपको बिल देगा ही। मतलब आप जीएसटी से बच नहीं सकते, या इनडायरेक्ट टैक्स से आप डायरेक्ट बच नहीं सकते हैं, क्योंकि दुकान पर जो सामान मिल रहा है उसमें जीएसटी इंक्लूड है ही। आपको फिर बहुत लफड़े करने पड़ेंगे, तब जाके आप उस कर को बचा सकते हो, नहीं तो सामान्यतः आपको देना ही देना। भाई आप पिक्चर देखने गए, टिकट उनने कहा कि 250 की है, और उससे ये थोड़ी कहोगे कि यार भाई 200 ले ले भले, तू हमको बिल मत देना, जीएसटी मत लगाना। तो कहेगा यार भैया वो तो सब लगा लगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि इसको बचाना बहुत कठिन है। अब बचाने वाले तो बचा लेते हैं, इसलिए हमने लिखा है सामान्यतः, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स के मुकाबले तो कठिन है। दूसरा, तो तीसरा पॉइंट है इसमें, इन करों में विविधता पाई जाती है, इन करों में विविधता पाई जाती है। तथा प्रत्येक व्यक्ति को देना पड़ता है ये कर, प्रत्येक व्यक्ति को देना पड़ता है। विविधता पाई जाती है। विविधता को सरकार ने तो खत्म कर दिया जीएसटी, लेकिन जीएसटी में अभी भी 4 स्लैब है, कि कुछ जीएसटी से 0% है, कुछ उन्होंने कहा कि 4% है, कुछ 18%, और हाईएस्ट स्लैब 28%। तो 28% किस पे, जो लग्जरी गुड्स रहेगा, जैसे सरकार ने अभी जुए सट्टे पे, जुए सट्टे लॉटरी पर 28% टैक्स लगा दिया है। तो जो काम की चीज होगी उस पर 4% टैक्स लगाया जाएगा, मतलब जो गरीब आदमी जिन वस्तुओं को उपयोग कर रहा है उन पर। तो करों में विविधता है, और सबसे बड़ी बात है प्रत्येक व्यक्ति को देना पड़ता है। जैसे यदि हम आयकर की बात करें, इनकम टैक्स,
भारत की 1% जनता इनकम टैक्स देती है। 1% जनता भारत में इनकम टैक्स देती है, केवल 1%। समझ रहे ना? मतलब भारत की 1% जनसंख्या की आय 5 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है, बाकी तो इनकम टैक्स ही नहीं दे रहे कोई। मतलब सोचो, 125 करोड़ यदि ऑफिशियल जनसंख्या, अब तो 150 करोड़ हो चुकी है, और देने वाले केवल 1 करोड़ लोग। कितनी बुरी स्थिति है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स देना ही पड़ेगा, अमीर हो गरीब हो। पेट्रोल भरा रहा है तो टैक्स देना पड़ेगा, कोई सामान खरीद रहा है तो टैक्स देना ही पड़ेगा। वो कह रहा है इससे बचा नहीं जा सकता। और देश का 150 करोड़ का आदमी भिखारी भी है, तो सामान तो लेके आएगा ना, सामान में टैक्स इंक्लूड है। फिर एक पॉइंट और बता सकते हैं कि ये प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। अधिक लोकप्रिय, वही बताया ना कि आदमी इतना समझदार नहीं है, आदमी को जो दिखता है उसी को वो गाली लगता है। उसको डायरेक्ट टैक्स दिख जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स दिखता नहीं है, और इनडायरेक्ट टैक्स दिखता नहीं है इसलिए वो कभी उसका विरोध नहीं करता है। तो ये जो है वो अधिक लोकप्रियता की श्रेणी में आते, लोकप्रिय कर कहलाते हैं अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि जनता इनको समझ नहीं पाती है। पांचवा, इन करों में थोड़ी वृद्धि करने पर सरकार की आय में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। सरकार की आय में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। थोड़ी सी वृद्धि करने पर अत्यधिक वृद्धि, मतलब यहां पर सरकार को बहुत सारी गुंजाइश है। किसी भी वस्तु पे उन्होंने कहा कि जीएसटी की दर 12%, 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया। लोगों को पता भी नहीं चलेगा, लोग विरोध भी नहीं करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आयकर इधर ज्यादा, आप देखो पिछले 10 सालों से आयकर में ज्यादा कोई बदलाव ही नहीं हुआ है, जो है वो है ही, कुछ नहीं कर सकते उसमें। क्योंकि यदि यहाँ पे बदलाव करेंगे तो लोग विद्रोह कर देंगे, क्योंकि लोगों को समझ आता है ना। तो सरकार की आय तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि देखो केवल 1% तो लोग दे रहे हैं। अब 1% से तो कितना वसूलोगे? फिर बता सकते हैं एक और कि हानिकारक वस्तुओं के प्रयोग को इन करों के माध्यम से हतोत्साहित कर सकते हैं। हानिकारक वस्तुओं के प्रयोग को इन करों के माध्यम से हतोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है ना? कि भाई तंबाकू मत खाओ, सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो। उनने कहा ऐसे तो तुम मानोगे नहीं, तो उनने कहा कि ऊंचा टैक्स वसूलो इनसे। महंगी हो जाएंगी, और महंगी हो जाएंगी तो लोग कम खरीदेंगे। इसी टाइप से विलासिता की वस्तुओं को इस संदर्भ में किया जाता है कि किसी आदमी के पास ज्यादा पैसा है, वो लग्जरी चीज खरीदना चाह रहा है, तो सरकार उससे ज्यादा टैक्स वसूल लेगी। तो विलासिता की वस्तुओं से भी यहाँ पर टैक्स की वसूली ज्यादा कर सकते हैं। ये 4-5 बिंदु में आपने अप्रत्यक्ष करके गुण बता दिए। अब आपको इसमें इसके दोष बताने पड़ेंगे। देखो सबसे पहला दोष तो क्या है, ये एक रेग्रेसिव प्रतिगामी कर व्यवस्था है। यह एक प्रतिगामी कर व्यवस्था है। पता ही था प्रतिगामी कर व्यवस्था है, मतलब अमीर आदमी गरीब आदमी का डिफरेंस नहीं करती है। आप पेट्रोल खरीदने जाओ, मुकेश अंबानी पेट्रोल खरीदने जाओ, दोनों को वो समान दृष्टि से देख रही है, और दोनों पर समान टैक्स की वसूली कर रही है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रतिगामी कर व्यवस्था है। जबकि हमने एक अच्छे कर व्यवस्था की क्या देखा है, अच्छा कर, अच्छा टैक्स सिस्टम प्रगतिशील होना चाहिए। दूसरा, ये कर अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित होते हैं, हर कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं। इनकम टैक्स देखो साल भर में बजट आता है, उसी समय इनकम टैक्स के बारे में बताते हैं, बाकी साल भर सेम टू सेम चलता है। और पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखो, उसमें कोई बदल। लेकिन इधर तो क्या है ना, जीएसटी की दर हर महीने बदल रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ।
इनको एकत्रित करने में काफी पैसा व्यय करना पड़ता है, काफी व्यय करना पड़ता है, क्योंकि आपको प्रत्येक व्यापारी से इसको वसूलना है, सबको पकड़ पकड़ के वसूलना है, उनका डाटा मिलाना पड़ेगा, कितनी बिक्री करी उनने, कितना टैक्स जमा किया, टैक्स चोरी होती है बड़े पैमाने पर, तो इनको वसूलने में काफी व्यय करना पड़ता है। फिर इन करों में वृद्धि से, ये मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार है, मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार है। इन्फ्लेशन होती है ना जी, टैक्स लगा देते हैं, चीज महंगी हो गई, तो ये इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार है। और एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि ये व्यापारियों को हतोत्साहित करते हैं, व्यापारियों को हतोत्साहित करते हैं, व्यापारियों को हतोत्साहित करते हैं। तो ये आपकी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है ना। तो देखो हमने भारत में टैक्स सिस्टम को देखा था, केंद्र सरकार के कर, राज्य सरकार के कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। लोकल बॉडीज के कर तो कोई महत्वपूर्ण है नहीं, जो अपन उसको अलग से देखें, और वो पूछेगा भी नहीं, पूछेगा तो वो बस ये पूछता है कि लोकल जो गवर्नमेंट होती है उसके कौन कौन से विषय होते हैं, टैक्स से उनको कोई मतलब है नहीं। इसमें देखो तो हमारा अंतिम जो चीज बची है उस टैक्स सिस्टम में, थोड़ी दो तीन चीज और बची है। एक सबसे पहले हम तो जीएसटी देख लेते हैं, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। अब देखो वस्तु एवं सेवा कर, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि ये क्या है, क्यों लाया गया, इसको लाने से क्या लाभ हुआ, और इसकी क्या चुनौतियां हैं। और ज्यादा ये तो थोड़ा सा इसका विकास क्रम देख सकते हैं, विकास क्रम, अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ा, जीएसटी का जो विकास क्रम, जीएसटी के प्रकार भी पूछ सकता है आपसे। और इसी में एक संबंधित है जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद, ठीक है ना। लाभ भी हैं और थोड़े चैलेंजेस भी हैं उसके। देखो सबसे पहले तो कि जीएसटी है क्या, तो नाम है इसका वस्तु एवं सेवा कर, मतलब वस्तु एवं सेवाओं पर लगने वाला कर। वस्तु तो हम जानते हैं गुड्स, ये पेन एक गुड्स है, आप इसको खरीदने जाओगे तो इस पर जो टैक्स लगेगा वस्तु हो गई। सर्विस, विभिन्न प्रकार की सर्विसेज देते हैं आप, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इन पर जो इस टाइप की बैंक है, बीमा है, इन सेवाओं पर भी सरकार टैक्स की वसूली करती थी, उसको पहले सर्विस टैक्स कहते थे। तो इन दोनों को, वस्तु और सेवाओं पर, दोनों पर लगने वाला ये एक क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। पहली बात तो ये जान लो, इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है, एक व्यापक कर है, कंप्रहेंसिव कर है, व्यापक कर प्रणाली है, मतलब बहुत सारे करों को अपने अंदर समाहित किए हुए है, बहुत सारे करों को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं, बहुत सारे करों को। जीएसटी केंद्र और राज्य, बहुत सारे करों को इसने समाहित कर लिया। केंद्र सरकार का कौन सा कर इसमें आ गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क,
ये सब जीएसटी में आ गए। राज्य सरकार के भी बहुत सारे कर आ गए। कौन कौन से आ गए? वेट, वो मनोरंजन कर, बिक्री कर लिख लो या वेट लिख लो, या फिर मनोरंजन कर लिखने। फिर प्रवेश कर, चुंगी कर जिसको कहते थे, राज्य में कोई दूसरे राज्य से सामान आता था तो उस पर चुंगी कर ऑक्ट्राय लगता था। विज्ञापनों पर जो कर लगता है इसको भी राज्य सरकार के पास आता था, विज्ञापन पर कर, ये भी जीएसटी में समाहित हो गया है। लॉटरी, सट्टेबाजी, जुए पर जो कर लगता था ये भी राज्य सरकार का कर था। जुए, लॉटरी, सट्टेबाजी, ये सब जीएसटी। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? एक कंप्रहेंसिव कर कह रहे हैं। ठीक है ना? तो जीएसटी क्या है? जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है, और यह एक व्यापक कर है क्योंकि ये बहुत सारे करों को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। अब दूसरा सवाल यह है कि जीएसटी लाया क्यों गया है? अब देखो, जीएसटी लाया क्यों गया है और जीएसटी लाने के फायदे, बात एक ही हो जाएगी। जीएसटी लाया क्यों गया है? तो देखो, जीएसटी लाने का सबसे बड़ा कारण था, एक तो देखो लाया क्यों गया है, एक कारण बताया गया कर के प्रपाती प्रभाव को कम करना। कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करना, कर के प्रपाती प्रभाव को कम करना, इसलिए जीएसटी लाया गया है। दूसरा, एकीकृत राष्ट्रीय, एकीकृत राष्ट्रीय एकीकृत बाजार प्रणाली का विकास करना। वन नेशन वन टैक्स सरकार का नारा है ना, वन नेशन वन टैक्स। बेसिकली ये दो कारण है। सबसे पहला कारण मेन है कैस्केडिंग इफेक्ट को समाप्त करना, और भी कारक अभी लिखेंगे, वही कारक उसके लाभ के रूप में आ जाएंगे। देखो, बस ये समझ लो कि कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। देखो, पहले क्या लगता था? जो सेल्स टैक्स लगता था, बिक्री कर। बिक्री कर, बिक्री कर में होता क्या था कि जैसे ए है, ए ने कोई वस्तु बी को बेची, 100 रुपए की थी, सरकार ने यहां पर 10% सेल्स टैक्स लगा दिया, 110 की हो गई। अब ये बी क्या है? उद्योगपति था, इसने किसानों से कच्चा माल खरीदा। अब इसको क्या है? ये परिष्कृत करेगा, सामान बनाएगा, जो भी करेगा। इसने इसमें 40 रुपए का खर्चा कर दिया। आगे जाके ये 150 में थोक को बेचेगा। फिर सरकार कहेगी कि 10% टैक्स लगाओ उत्पाद शुल्क के रूप में। ये वस्तु क्या है? 165 की आगे जाएगी, फिर इस पे 10% लगेगा, और फिर जब अंत में बिकेगी तो फिर 10% लगेगा। मतलब समझ रहे हैं ना? हर चरण पे अलग अलग कर लगता था। और इसमें होता क्या है? इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है कि देखो, जैसे वस्तु 100 की थी, सरकार ने उस पर टैक्स लगा दिया, वस्तु कितनी हो गई? 110 की। 40 रुपए का उसने वैल्यू एडिशन किया, या उसने जो भी अपनी तरफ से उसमें सुधार किया, वस्तु कितनी हो गई? 150 की। और फिर सरकार ने क्या है? 150 पे फिर टैक्स लगा दिया। अब देखो, इस 150 में ये 10 रुपए तो टैक्स पहले से शामिल है, 10 रुपए टैक्स शामिल है ना। अब कहने को तो क्या है, सरकार कह रही है कि हम केवल 10% टैक्स वसूल रहे हैं, लेकिन अंतिम उपभोक्ता तक जब टैक्स की कैलकुलेशन की जाती थी ना, तो वो 20-25% हो जाती थी। क्योंकि देखो, इस 150 में 10%, 10 रुपए पहले टैक्स के रूप में जुड़ा था। कायदे से यहां पर सरकार को 140 रुपए पर टैक्स लगाना था, लेकिन सरकार ने क्या है? 150 पे लगा दिया। तो ठीक है, फिर यहां पर ये 165 हो गया, फिर 165 पे फिर सरकार ने टैक्स लगा दिया। तो देखो, यहां पर 10 पे लगा था, यहां पर 5 और जुड़ गया, 15 रुपए। तो ऐसे करते करते, मतलब कर के प्रपाती प्रभाव का मतलब होता है
कर पर कर, टैक्स पर टैक्स। और इससे होता क्या था, अंतिम वस्तु जब उपभोक्ता तक पहुंचती थी तो महंगी पहुंचती थी। और महंगी क्यों हो रही है, क्योंकि टैक्स के ऊपर सरकार टैक्स वसूल रही है। कैलकुलेशन इतनी ज्यादा जटिल हो जाती थी और अंत में अंतिम उपभोक्ता तक बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जाता था। तो इस प्रपाती प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने पहले क्या है, वेट लेके आई। देखो, सेल्स टैक्स को समाप्त करके वेट लाया है, इसलिए गया था कि कैस्केडिंग प्रभाव को कम किया जा सके। फिर इस वेट पे भी कुछ उनको विसंगति लगी। वेट ठीक ठाक चल रहा था लेकिन उसमें कुछ दिक्कत आ गई, या फिर उस व्यवस्था को और अच्छा करना चाहा, तो इस वेट को रिप्लेस करके उनने जीएसटी लाया। क्योंकि देखो, जो वेट था, वेट वस्तु कर पे था, सेवा कर अलग लगता था। सेवा कर की जगह ये वेट मतलब केवल क्या है, सेवाओं पे नहीं लगता था। सेवाओं पे सर्विस टैक्स अलग लगता था, लेकिन जीएसटी ने क्या सेवाओं को अपने अंदर शामिल कर लिया। दूसरा, अब जीएसटी में क्या एक नया शब्द आ गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, ये जो देख रहे हैं ना चेन, इसमें पिछले चरण में कितना टैक्स दिया गया, उन्होंने कहा 10 रुपए, तो आगे ये टैक्स को घटा दिया जाएगा। दूसरा, यहां पर सरकार जो टैक्स का लाभ देगी ना, वो अगले व्यापारी को देगी, अगला व्यापारी फिर पिछले व्यापारी को ट्रांसफर करेगा, या पिछला व्यापारी अगले व्यापारी को ट्रांसफर करेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है मतलब एक व्यापारी टैक्स के लाभ को प्राप्त करता है और फिर वो आगे व्यापारी को ट्रांसफर करता है। तो इससे सबसे बड़ा क्या बात हो जाती है कि जो चेन है, उस चेन में कर चोरी नहीं होती है। जैसे होता था ना पहले कि बिना बिल के सामान खरीद बेच दिया, अब यदि बिना बिल के सामान खरीद बेच देगा तो उसको इनपुट क्रेडिट ऊपर से प्राप्त नहीं होगा, और इनपुट क्रेडिट प्राप्त नहीं होगा तो उसकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए सरकार ने जीएसटी को लेके आया। मतलब देखो, और डिटेल में अब उतना डिटेल अपन जान के क्या करेंगे कि जीएसटी कैसे लगाया जाता है, अपन को नहीं पूछेगा। अपन को बस ये पूछेगा जीएसटी लागू करने के क्या लाभ है, या जीएसटी क्यों लाया गया है, तो वही अपन ने बताया है। लाभ पूछे चाहे कुछ पूछे, तो पहला पॉइंट तो क्या बता दिया अपन ने, कर के प्रपाती प्रभाव को कम करता है। दूसरा पॉइंट क्या बताया, राष्ट्रीय एकीकृत बाजार। सरकार कह रही है कि हम भारत को वन नेशन वन मार्केट में कन्वर्ट करना है, तो वन नेशन वन मार्केट के लिए जरूरी क्या है, एक इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम हो भारत में, वस्तु और सेवा सब कुछ एक ही कर लगे भारत में, जीएसटी। तो एक एकीकृत राष्ट्रीय मार्केट विकास करने के लिए। तीसरा इसका उद्देश्य या लाभ बताया जाएगा, कर अपवंचन में कमी। कर अपवंचन में कमी। कर अपवंचन में कमी कैसे आएगी, आप बताओगे कि जीएसटी एक कंप्रहेंसिव टैक्स है जो बहुत सारे टैक्सों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। जो अलग अलग स्तर पर अलग अलग टैक्स लगते थे, उनमें फिर क्या है, टैक्स चोरी की संभावना थी। अब चूंकि कर एक ही लगेगा, एक ही प्रकार का लग रहा है कर, केंद्र में भी वही लगेगा, राज्य में भी वही लगेगा। अभी क्या है, केंद्र की दर अलग होती थी, राज्य की दर अलग होती थी, लेकिन अब एक सही है, एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा। तो उससे क्या है, टैक्स इवेजन में कमी देखने को मिलेगी। फिर एक और पॉइंट बता सकते हैं, इससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। उपभोक्ताओं को लाभ, भाई कैस्केडिंग इफेक्ट कम हो जाएगा तो चीजें सस्ती हो जाएंगी, और सस्ती हो जाएंगी तो लाभ किसको होगा, उपभोक्ता को। सीधी सी बात है। तो वही कह रहे हैं कि जीएसटी से क्या है, उपभोक्ताओं को लाभ होगा। फिर इसमें एक और चीज बता सकते हैं कि ये जो जीएसटी प्रणाली है, इसमें मानवीय हस्तक्षेप में कमी आएगी। मानवीय हस्तक्षेप में कमी आएगी। देखो, जीएसटी जो लगता है ना, इसमें उनने एक जीएसटीएन, जीएसटी नेटवर्क, एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एक पोर्टल बनाया है। अब आदमी कोई रूल कम हो गया है कि तुम पे टैक्स लायबिलिटीज कितनी बनेगी, व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता था, तो भ्रष्टाचार होता था, ठीक है मेरे को पैसे दे दो, मैं तुम्हारा टैक्स कम कर देता हूं। अब लेकिन वहां पे विवेकाधिकार खत्म हो गया है। जीएसटी नेटवर्क है, एक पोर्टल है, उस पोर्टल के माध्यम से ही आपसे जीएसटी की राशि आएगी।
तो भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, और बता सकते हैं, व्यापार में सुगमता आएगी, व्यापार में सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसको कहते हैं। भाई सरकार तो यही कह रही है ना कि ईज, भारत में व्यापार करना आसान होगा। आसान क्यों होगा व्यापार करना? क्योंकि अब क्या है, आपको 50 प्रकार के टैक्स नहीं लगते हैं। पहले केंद्र सरकार का टैक्स अलग लगता था, राज्य सरकार का टैक्स अलग लगता था, वस्तुओं पर टैक्स अलग लगता था, सेवाओं पर टैक्स अलग लगता था। अब सब खत्म, एक ही टैक्स लगेगा, केंद्र का, राज्य का, वस्तु पर, सेवा पर। तो व्यापारियों को आसानी होगी। तो वही लिखा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, मतलब व्यापारियों को लाभ होगी। और इतना सब कुछ होगा तो आप एक पॉइंट और बता सकते हो कि अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था का विकास। और एक और बता दो, रोजगार का सृजन। ठीक है ना, ये सब जीएसटी के फायदे हैं, जीएसटी के लाभ, जीएसटी क्यों लाया गया, जीएसटी लाने के पीछे कारण क्या था, सब आपको यही लिखाना है। ठीक है ना। देखो, आपसे क्वेश्चन पूछे कि जीएसटी, वस्तु और सेवा कर का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको सकारात्मक प्रभाव बताना है चुनौतियों के साथ। यदि वो पूछ ले कि जीएसटी क्यों लाया गया था, तो देखो लिखना यही है, लेकिन थोड़े से दूसरे रूप में लिखना पड़ेगा। फिर आपको क्या है, इसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि जीएसटी क्यों लाया गया, क्योंकि भैया कर का प्रपाती प्रभाव ज्यादा होता था, जिससे अंतिम उपभोक्ता का वस्तु महंगी पड़ती थी। दूसरा आप पॉइंट क्या बता दोगे कि भारत में अलग अलग कर लगते थे, वस्तुओं पर अलग लगता था, सेवाओं पर अलग लगता था, राज्य का अलग लगता था, केंद्र का अलग लगता था। इस सबको खत्म करने के लिए जरूरी था कि कोई एक ही केंद्रीय कर हो, और तभी हम क्या है, राष्ट्रीय एकीकृत बाजार प्रणाली का विकास कर सकते हैं। ठीक है ना, उसको इस रूप में लिखना पड़ेगा थोड़ा सा कि हमने लायक, लिखना यही है, अलग से कुछ उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये जीएसटी के लाभ है। अब जीएसटी से कुछ चुनौतियां हैं या जीएसटी की कुछ हानियां भी है। जीएसटी की एक चुनौती, हानियां नहीं लिखेंगे उसको, हम क्या लिखेंगे, चुनौतियां, कमी कह सकते हैं। इसमें एक ये कहा गया है कि जीएसटी जो प्रणाली है वो जटिल टैक्स प्रणाली है, जटिल कर प्रणाली। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कह रही है कि भारत की जो जीएसटी कर प्रणाली है विश्व की सबसे जटिल कर प्रणालियों में से एक है। जबकि हमने जीएसटी लाया क्यों है, ताकि हम भारत की टैक्सेशन सिस्टम को सरल कर सकें। लेकिन अभी हो उल्टा रहा है कि ये एक जटिल कर प्रणाली है। दूसरी इसमें क्या बता रहे हैं कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं वन नेशन वन टैक्स, और जीएसटी की ही 4 स्लैब हैं, 4 स्लैब है, जीएसटी की भी 4 स्लैब है। एक तरफ तो तुम कह रहे हैं कि हम एक नेशन एक टैक्स करेंगे, और जीएसटी में खुद अपने आप में 4 टैक्स है, 4 स्लैब है। हालांकि इन 4 स्लैबों के पीछे, 4 स्लैब का तर्क जो ये दिया जाता है कि जो आवश्यक वस्तु है उनको उपभोक्ता तक कम कीमत में पहुंचाया जाए, इसलिए अलग अलग स्लैब है। लग्जरी गुड्स पर ज्यादा टैक्स लगता है, यदि हम एक ही दर रखेंगे तो सभी वस्तुओं पर एक साथ टैक्स लगाएंगे, जो कि गलत होगा। लेकिन अभी हम चुनौती लिख रहे हैं, इसलिए केवल इतने लिखेंगे। तीसरा, राजकोषीय संघवाद। ये एक बहुत मेजर इशू है जीएसटी को लेकर, राजकोषीय संघवाद। देखो जीएसटी में क्या किया गया है, जीएसटी में केंद्र के कर और राज्य के कर। देखो पहली बात तो यह जान लो कि हमारा जो संविधान है, संविधान ने जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था में क्या है, राज्य सरकारों को कम शक्ति दी गई किसी भी मामले में। विधायी मामले में कम शक्ति है और वित्तीय मामलों में भी कम शक्ति है। यदि हम केवल वित्तीय मामलों की चर्चा करें तो जो ज्यादा टैक्स है वो केंद्र के पास है। ज्यादा टैक्स और अच्छे टैक्स जिनसे पैसे की वसूली होती, सब कहां है, केंद्र के पास है। आयकर केंद्र के पास है, निगम कर केंद्र के पास है, एक्साइज ड्यूटी केंद्र लगाती है, सीमा शुल्क केंद्र लगाती है।
इनसे बड़ी मात्रा में आय होती है। और राज्यों के पास केवल कर के नाम पे क्या था? राज्यों के पास कर के नाम पर केवल सेल्स टैक्स था, जिसमें सबसे ज्यादा आय होती थी। और राज्य सरकार शराब और तंबाकू पर जो टैक्स लगाती थी उस पर, उससे सरकार की आय होती है। सरकार, राज्य सरकार मनोरंजन कर लगाती है, विज्ञापन कर लगाती है। ले देखिए, इन करों से यदि बिक्री कर और शराब को छोड़ दिया जाए, अन्य करों से कोई खास आय होती नहीं है, खास आय होती नहीं। मतलब राज्य सरकार पहले से ही वित्तीय रूप से केंद्र पर निर्भर है। और जब वित्तीय रूप से केंद्र पर निर्भर है तो स्वाभाविक सी बात है कि स्वायत्त नहीं होगी, अपने मन से काम नहीं कर पाएगी। और यदि केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकार हो जाएगी तो दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए राज्य सरकारें चाहती हैं कि हमको कर ज्यादा दिए जाएं, लेकिन जीएसटी ने तो इस मजबूत केंद्र को और ज्यादा बढ़ा दिया। यहां के कर भी उठा के कहां चले गए? जीएसटी में चले गए। और जीएसटी में, हालांकि जीएसटी निर्णय जीएसटी काउंसिल करती है, अभी उसको देखेंगे जीएसटी काउंसिल में क्या हो रहा है। लेकिन यहां पर आप ये समझ लो कि पहले भी केंद्र वित्तीय रूप से ज्यादा मजबूत था, और जीएसटी आने के बाद अब केंद्र और ज्यादा मजबूत हो गया है। पहले तो क्या है, राज्य सरकार अपने हिसाब से, राज्य सरकार को लग रहा है कि यार इस बार हमारा पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा, तो उनने क्या है, सेल्स टैक्स 1% बढ़ा दिया। पहले ही बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स है, मार्केट में ज्यादा पता भी नहीं चलता, थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन होगा लेकिन उनका ठीक है देख लेंगे, लेकिन सरकार को बड़ी मात्रा में पैसा मिल जाता था। अब राज्य सरकार को पैसे की जरूरत है, लेकिन राज्य सरकार जीएसटी नहीं बढ़ा सकती, उसके लिए जीएसटी काउंसिल में जाना पड़ेगा, और जीएसटी काउंसिल निर्णय लेगी तब जाके आप जीएसटी की दर बढ़ा सकते हो। मतलब जब सब सहमत होंगे तो ले दे के राज्य सरकार कहेगा हम फिर कर क्या सकते हैं, हम टैक्स भी नहीं लगा सकते। मतलब राज्य सरकार और कमजोर हो गई है। तो ये जो राजकोषीय संघवाद है, ये भी जीएसटी की दिशा में एक बड़ी चुनौती है। चौथी इसकी समस्या देख सकते हैं अपन जीएसटी की, वो है सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों पर कर के बोझ में वृद्धि। एमएसएमई सेक्टर है, सरकार ने बोल दिया है कि भले आप जीरो टैक्स भरो लेकिन आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, भले आप टैक्स नहीं भरो लेकिन रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, हर 3 महीने में करना पड़ेगा। तो ले दे के क्या है कि ये भी परेशान हो रहे हैं जीएसटी के कारण। जीएसटी से इनको भी थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक और इसमें चुनौती बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि जो जीएसटी है, इस जीएसटी के परिचालन लागत में वृद्धि होगी, परिचालन लागत में वृद्धि। जीएसटी वसूलने में पहले इतनी पैसा नहीं लगता था, या इतना बड़ा तंत्र नहीं लगता था कर को वसूलने में, लेकिन जब तुमने एक टैक्स कर दिया है तो अब आपको जो आपका टैक्स वसूलने का तंत्र है उसको बहुत बड़ा करना पड़ेगा, तब जाके आपको जीएसटी की प्राप्ति होगी। तो ये कुछ उसकी चुनौतियां हैं, ठीक है ना। तो देखो जीएसटी क्या है, जीएसटी क्यों है, जीएसटी के लाभ क्या है, जीएसटी की चुनौतियां क्या है, इतना अपन ने देख लिया है। अब इसका थोड़ा सा विकास क्रम देख लेते हैं। विकास क्रम तो इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, अपन से नहीं पूछेगा विकास क्रम के संदर्भ में, क्योंकि इसका विकास क्रम है तो बहुत पुराना, मतलब बहुत पहले से ये जीएसटी के संदर्भ में कार्यक्रम चल रहे थे। मतलब ऐसा नहीं कि अभी की सरकार लेके आई है। ये जो जीएसटी है ये 2002, सबसे पहले 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब क्या है, एक केलकर टास्क फोर्स बनाया गया था। अर्थशास्त्री थे केलकर, इनकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाया गया था, केलकर टास्क फोर्स, दोनों के लिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों के लिए। तो इस केलकर टास्क फोर्स ने सरकार को बोला था कि सरकार को जीएसटी लाना चाहिए, रिकमेंड किया था जीएसटी लाने के संदर्भ में। लेकिन फिर 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार खत्म हो गई, लेकिन ये इसका विकास क्रम नहीं रुका। फिर आई कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने, फिर वित्त मंत्री पी चिदम्बरम बने, और पी चिदम्बरम ने घोषणा करी कि 1 अप्रैल 2010 से हम क्या करेंगे,
जीएसटी को लागू करेंगे। ये पीछे नंबर हमने घोषणा कर दी थी 2006 में, ठीक है ना। और इसके लिए एक 2009 में कमेटी बना दी गई थी, असीम दास गुप्ता कमेटी, असीम दास गुप्ता समिति, ठीक है। फिर 2000 आते हैं 11, 2011 में क्या हुआ? 2011 में जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने 115वां संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जीएसटी लाने के लिए। क्योंकि देखो पहले ही बताया, करों में कुछ भी बदलाव करना है तो सरकार कुछ नहीं कर सकती, नया कर लगाना है, हटाना है, संसद को अधिकार है। तो संविधान को संशोधन करना पड़ेगा जीएसटी लाने के लिए, क्योंकि राज्य सरकारों के कर भी इसमें समाहित है, ठीक है ना। 115वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर 2014 में 122वां संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। 122वां संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ये 115 वाला फेल हो गया, 122वां संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया लोकसभा में। लोकसभा से इसको फिर राज्यसभा में भेजा गया, राज्यसभा ने कुछ संशोधन किए और संशोधनों के साथ फिर से इसको प्रस्तुत किया गया। ले देके इस 122वें संशोधन विधेयक को सरकार पास करा लेती है और 1 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2007 से भारत में जीएसटी लागू हो गया। हमने घोषणा करी थी कि 1 अप्रैल 2010 से लागू कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाया। और अब मान के चलो कि यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो ये लागू होना बहुत मुश्किल हो जाता। उस समय ये लागू होता, लेकिन उस समय इसके सबसे बड़े विरोधी थे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। क्योंकि जीएसटी लागू होने से यदि राज्यों को नुकसान है, और खासकर उत्पादक राज्यों को, तो तमिलनाडु, गुजरात, ये बड़े विरोध करता थे। और चूंकि क्या है, ये जो जीएसटी है कंप्रेहेंसिव टैक्स है, राज्य सरकारों के करों को भी शामिल कर रहा है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा जिसमें आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है। और केंद्र में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन राज्यों में क्या है, बीजेपी थी या क्षेत्रीय दल थे, उनको एक साथ लाना बहुत टेढ़ी खीर थी। लेकिन अब तो देख ही रहे हो, ज्यादातर राज्यों में बीजेपी गवर्नमेंट है और केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो उनके लिए जीएसटी को लाना बहुत आसान हो गया। तो उन्होंने जीएसटी को लागू कर दिया 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी को लागू कर दिया। तो बस देखो, और भी मतलब इसकी और डिटेल भी है विकास क्रम को लेके, कि कब लोकसभा में आया, फिर लोकसभा से फेल हो गया, फिर सरकार लोकसभा का सत्र समाप्त हो, उतना डिटेल में अपन को क्या ही जाना। अपन को यदि शॉर्ट में पूछेगा कि जीएसटी के विकास क्रम को समझाइए, तो केल का टास्क फोर्स से 122वां विधेयक 5 लाइन में अपन को आना पड़ेगा। बस इतना ही है जीएसटी का विकास क्रम, ठीक है। फिर इसमें एक चीज और बची है, जीएसटी परिषद, इसको और देख लेते हैं। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल देखो, 269A आर्टिकल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 269A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और ये जोड़ा गया है कि जीएसटी में कौन सा कर शामिल होगा, कौन सा कर उससे हटाया जाएगा, जीएसटी की दर क्या होगी, ये कौन तय करेगा। जीएसटी के संदर्भ में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार जीएसटी काउंसिल के पास है, ना केंद्र सरकार के पास है, ना राज्य सरकार के पास है। एक अलग संस्था बनाई गई है जीएसटी के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए, जीएसटी काउंसिल। अब देखो, इस जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। इसका उपाध्यक्ष होता है राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच से निर्वाचित होगा उपाध्यक्ष।
राज्यों से, मतलब राज्य आपस में से, राज्यों के जो वित्त मंत्री होंगे ना, उनमें से कोई एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष वो लोग आपस में चुन के देख लेंगे अपने हिसाब से। फिर इसके सदस्य, सदस्य केंद्रीय वित्त मंत्री है, केंद्रीय वित्त मंत्री, और संघ और राज्यों के वित्त मंत्री, मतलब जो संघ शासित प्रदेश हैं उनके और राज्यों के वित्त मंत्री। इतने लोग मिलके क्या है, जीएसटी काउंसिल बनाई जाएगी। इतने लोगों से मिलकर जीएसटी काउंसिल बनाई जाएगी। और बोला गया है कि इसमें निर्णय क्या है, बहुमत के आधार पर ले जाएंगे। मतलब यदि जीएसटी की दर क्या लगाना है, क्या बढ़ाना है, सब कुछ मिलकर तय करेंगे। और वोटिंग परसेंटेज भी निर्धारित है कि जो केंद्र सरकार का वोट है वो 33% है और राज्य सरकारों का वोट 66% है। और कोई भी निर्णय पर पहुंचने के लिए 75% वोट अनिवार्य है। किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए 75% वोट अनिवार्य है। मतलब जीएसटी में बोला गया है कि कोई भी निर्णय कैसा लिया जाएगा, बहुमत से लिया जाएगा। और बहुमत कितना है, 75%। राज्य सरकारों की 33% है और वो राज्य सरकारों का 66% है और केंद्र सरकार का 30% है, 33% है। देखो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जीएसटी में यदि पूरे राज्य एक हो जाए तो भी वोट कितना होगा उनका, 66%। जीएसटी काउंसिल से राज्य अपनी तानाशाही नहीं चला सकते। यदि केंद्र अकेला चाहे कि मैं कुछ कर लूं, वो भी संभव नहीं, क्योंकि केंद्र का तो केवल 33% है। जो भी होगा केंद्र और राज्यों की आपसी सहमति से होगा, केंद्र को राज्यों को मिला, क्योंकि 75% अकेले किसी के बस की बात है नहीं। और बोला गया है इसमें जो गण पूर्ति होगी वो 50%। जब तक लोग नहीं आएंगे तब तक जीएसटी काउंसिल की बैठक नहीं होगी। जब तक 50% सदस्य नहीं आएंगे तब तक जीएसटी काउंसिल की बैठक नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये आपके जीएसटी काउंसिल हो गई। तो जीएसटी क्या है, जीएसटी क्यों लाया गया, लाभ क्या है, विकास क्रम देख लिया, चुनौती देख ली, जीएसटी परिषद देख लिया। जीएसटी के प्रकार और देख लेते हैं। 4 प्रकार के जीएसटी हैं। एक है सीजीएसटी, केंद्रीय, एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी, एकीकृत जीएसटी, और एक और है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी का जीएसटी। ये 4 प्रकार के जीएसटी लग रहे हैं। ठीक है ना। सीजीएसटी केंद्र सरकार वस्तुओं और सेवाओं पर जो जीएसटी लगाती है वो सीजीएसटी है। एसजीएसटी क्या है, राज्य सरकार वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर लगाती है उसको एसजीएसटी कहते हैं। फिर है इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार वस्तुओं और सेवाओं पर जो जीएसटी वसूलती है उसको आईजीएसटी कहते हैं। अंतर है थोड़ा सा, ये दरअसल क्या है, आईजीएसटी लाया गया था राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के लिए, और यूटीजीएसटी तो आप समझ ही रहे हो, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ठीक है। तो ये जीएसटी के प्रकार हैं। तो देखो इतना हमको जीएसटी के संदर्भ में देखना है। तो देखो हम जो भारत की कर प्रणाली देख रहे थे लगभग देख ली है। इसमें एक दो चीज और बची है, जैसे अभी जो मेन चुनौती है, जैसे एक है टैक्स जीडीपी रेशो। ये क्या होता है, ये भारत में कम क्यों है, सरकार इसको बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। और भारत में होने वाले कर सुधार, इन पे थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। और अभी भारतीय टैक्स सिस्टम की क्या चुनौतियां हैं उनको देख लेंगे। तो ये अपना टैक्स सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। आगे अब कल देखेंगे।